मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय पर इन दिनों मन्नू भंडारी एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी इस श्रृंखला को काफी पसंद कर रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी और संतोष की बात है। मित्रों, आज मन्नू भंडारी एकाग्र की इस 5वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ मन्नू जी पर बातचीत करने के लिए आनंद बोडिया जी उपस्थित हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आनंद बोडिया जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आनंद बोडिया जी का एक सुदीर्घ अनुभव है। साहित्य में अपनी एक दखल और रुचि रखते हैं और वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में कई बार स्तरीय और गंभीर साहित्य की जगह हाशिए पर जाते देख दुखी भी होते हैं। मित्रों, आप जानते हैं जनसुलभ पुस्तकालय इस दिशा में यही प्रयत्न कर रहा है कि आज इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम कर सकें जो लोगों तक उपस्थित हों और जिन्हें सुनते हुए, पढ़ते हुए, गुनते हुए लोग लाभान्वित हो सकें। और जिस कमी की ओर आनंद बोडिया जी ने इशारा किया, वह कमी भी कुछ दूर हो सके। यह इशारा सिर्फ आनंद बोडिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके मार्फत कई ऐसे लोग कर रहे हैं जो लगातार देखते हैं विभिन्न मंचीय कार्यक्रमों में और अन्यत्र भी। एक स्थगिरता की जो बात पहले रहा करती थी, वह अब नहीं रहती है। आनंद जी, मित्रों, मन्नू भंडारी जी के एक गहन अध्येता तो हैं ही, साथ ही आपका, आनंद जी का मन्नू जी के साथ पारिवारिक रिश्ता भी दो तरह का है। तो क्यों नहीं मित्रों, हम उस रिश्ते की मिठास को और उसकी खुशबू को और हाल हाल तक या कहीं अब भी भारत के कई हिस्सों में जो एक बड़ा कौटुंबिक परिदृश्य है, उस पर कहीं ना कहीं ये रिश्ते और ये अनुभूतियां बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आज जब एकल परिवार को ही हमारे बच्चे परिवार समझते हैं, ऐसे में बृहत संयुक्त परिवार की अनुगूंज लोगों के कानों तक जानी चाहिए। और हमारे पास मन्नू भंडारी जी से लेकर आनंद बोडिया जी तक और उनके बाद की पीढ़ी तक ऐसे कई परिवार समुदाय हैं जहां परिवार का अर्थ एकल परिवार नहीं है, बल्कि बृहत्तर परिवार का सौंदर्य उसके साथ रचा बसा है। आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हम अपनी बातचीत की शुरुआत आपकी उस अनुभूति से ही करें जिसके साथ आप जो हैं जी रहे हैं, जिनके साथ आपकी तमाम जीवंत अनुभूतियां हैं मन्नू भंडारी जी के साथ और उनके परिवार के साथ आपके रिश्ते को लेकर। कृपया बताएं आनंद जी। अर्पण कुमार जी, मित्रों, ये एक बड़ा सुखद अनुभव है कि मुझे जन सुलभ पुस्तकालय के बारे में एक सप्ताह पहले से कुछ समाचार मिले, कुछ उसके कार्यकलापों के बारे में पता लगा। पहले तो मैं और फिर पता लगा कि आप एक एक प्रमुख साहित्यकार के लिए 10-10, 20-20 गोष्ठियां करते हैं और उनके साहित्य को, उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को की विवेचना
की जाती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आगे चलाना चाहिए, और मेरा साधुवाद और शुभकामनाएं। मन्नू जी के लिए कुछ कहना मेरे लिए थोड़ा सा इतना इमोशनल इशू है कि कहीं कहीं मुझे लगता है कि मैं साहित्य के प्रति और उनके व्यक्तित्व के प्रति पूरा जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं। मन्नू जी के लिए कहने के पहले मेरे मन में जो बात आ रही है उसके लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। पेशे खिदमत है। सुकून दिल के लिए कुछ तो एतमाद करूं, जरा नजर मिले उनसे तो सलाम करूं, और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहां से छेड़ूं फसाना और कहां तमाम करूं। ये मन्नू जी की बात कर, कहां से छेड़ूं फसाना और कहां तमाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से तमाम करूं। मन्नू जी जैसा अर्पण कुमार जी ने बताया, वो मेरी पत्नी की मासी हैं, वो मेरी चाची की छोटी बहन है, और कुछ एक दो रिश्ते और हैं थोड़े लंबे, और मैंने उनके बारे में बचपन से सुना हुआ था। 1961 में मैं दिल्ली, उदयपुर का रहने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आया, और मन्नू जी और यादव जी कुछ समय पहले कलकत्ते से दिल्ली उन्होंने शिफ्ट किया और शक्तिनगर रहते थे, जो कि यूनिवर्सिटी के पास था। तो विश्वविद्यालय में सेंट स्टीवेंस कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, तो जाहिर है खाना वाना तो ऐसे ही रहता था। तो एक ये चाव रहता था कि कोई रिश्तेदार हो आसपास तो जाके खाना वाना अच्छा मिल जाए। तो खैर उससे तो सिलसिला शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये सिलसिला इतना बढ़ा कि हम एक दूसरे को, उनके परिवार को, यादव जी को, रचना को, मन्नू जी को, मैं अपना एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर बन गया उनके, और लगभग हर सप्ताह 1 या 2 दिन में जरूर जाता था। तो मैंने ये, अच्छा उस समय क्या था कि ये नई कहानियों का दौर पूरे उफान पे था। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा थोड़ी विस्तार से, पर मैं बता रहा हूं। तो ये एक हिंदी साहित्य में थोड़ा सा हलचल मचाने वाला भी समय था। कमलेश्वर जी आया करते थे, और भी कई, मोहन राकेश बहुत अक्सर आते थे। तो यही सब उनकी गोष्ठियां चलती रहती थी, जिसको मैं सुनता रहता था। इस बात को, पर मैं, ये तो मेरा उनसे संपर्क का सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये मैंने बताया। उनकी दास्तान मैं शुरू करूंगा उनके परिवार से। मन्नू जी के पिताजी सुख संपत्ति राय भंडारी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, समर्पित हिंदी साहित्य, हिंदी को समर्पित व्यक्ति थे, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। वैसे थे वो भानपुरा, मतलब मालवा की तरफ थे, पर आके अजमेर बस गए थे। उन्होंने, सुख संपत्ति राय भंडारी जी ने प्रथम हिंदी इंग्लिश शब्दकोश बनाया था। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी के प्रथम रचयिता मन्नू जी के पिताजी हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और ये बहुत प्रमुख इशू है, प्रमुख बात है कि ये विरासत मन्नू जी को, विरासत, ये हिंदी साहित्य और रचना, और ये उनको पैतृक
पैतृकता से मिला था। और उनके चाचा ने, मन्नू जी के चाचा ने, चंद्रराज जी भंडारी ने वनस्पति चंद्रोदय करके एक पुस्तक लिखी थी, जो मैं मेरे ख्याल से 10, 15, 20 साल तक तो के पहले तक तो ये भारत की वनस्पतियों की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता था। वनस्पति चंद्रोदय, जो चंद्रराज जी भंडारी, जो मन्नू भंडारी जी के चाचा थे, उन्होंने लिखी, मन्नू भंडारी जी के पिता के छोटे भाई। और बहुत जो आयुर्वेद में बहुत ज्ञान रखने वाले भी कहा करते थे कि जितना आयुर्वेदिक वनस्पतियों का बहुत विस्तार से विवरण वनस्पति चंद्रोदय में है, वो और जगह नहीं मिलता है। तो ये इनका बैकग्राउंड था, मन्नू जी का। अब इस परिवार का ये उनका बैकग्राउंड था। और मन्नू जी जब कॉलेज में पढ़ती थी तब से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान रहती थी। कभी कभी गोष्ठियाँ करती थीं या जुलूस निकालती थीं। ये उस रूप में बड़ी जागरूक रहीं। अजमेर चूंकि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था, इट वाज डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश अमंगस्ट राजवाड़ाज ऑफ राजस्थान, तो वहाँ थोड़ी सी एजुकेशन और शिक्षा और सबका माहौल था। एक बात जो मन्नू भाई साहब में ऐसा है कि राजस्थान में बड़े चाची को या बड़े काकी को, मामी को भाई साहब कहते हैं। अब वो लखनऊ और कानपुर या यूपी में बाई का वर्ड कुछ शब्द कुछ ऐसा है जिसकी ध्वनि कुछ और इशारा करती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मन्नू जी ही कहूँ, वैसे मैं इनको मन्नू भाई साहब कहता था। बहरकैफ, तो मुझे जो कॉलेज में इनका जो एज ए विद्यार्थी जो नेशनल मूवमेंट से इनका योगदान रहा, भाग लिया, ये काफ़ी दबंग लड़की मानी जाती थी और काफ़ी इन्होंने उसमें भाग लिया। एक चीज़ उन्होंने घर में देखी कि उनके पिता इतने प्रगतिवादी हैं, इतने नए आइडियाज हैं, पर वो जहां अपनी पत्नी की बात आती है तो कभी कभी वो थोड़े कठोर हो जाते हैं। वो स्वयं तो सारे समय पुस्तक लिखने या शब्दकोश में उन्होंने कई साल गुजारे थे, तो उसमें बिजी रहते थे। और उन्होंने देखा कि वो पत्नी को थोड़ा उतना आदर नहीं दे पाते थे जो कि देना चाहिए, जो इनके मन में था। और ये दृष्टि उनको जीवन भर उसको उन्होंने उनको इस बात को उनका जीवन प्रभावित हुआ। और ये कई जगह निकल आता है। और बाद में एक शायद वो मोनोग्राफ भी लिखना चाहती थी अपनी माँ का, वो हुआ नहीं, मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हुआ नहीं, जो अफसोस है। बहरकैफ, आगे जब बात चलाएं तो ये तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड था। फिर वो पढ़ने अपनी बड़ी बहन के यहाँ कलकत्ते चली गई और कलकत्ते से उन्होंने बीए किया और फिर बीएचयू से एमए किया और फिर कलकत्ते में पढ़ाना शुरू किया। अब जब कलकत्ते में पढ़ाना शुरू किया तो उनके सबसे पहले स्कूल में पढ़ाया। तब तक कोई कहानी नहीं छपी थी। आई थिंक पहली कहानी एक कमज़ोर लड़की की कहानी या यही सच है, दोनों में से कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रहा है। तब तक वो भी नहीं छपी थी। पर उन्होंने पहले बालीगंज शिक्षा सदन करके एक स्कूल है, वहाँ पढ़ाई शुरू की। अब कलकत्ते में बड़ा बंगाली वातावरण रहता है, पर वहाँ पर हिंदी भाषी कम रहते हैं और
जो या तो मारवाड़ी समाज के होते हैं या जो हिंदी बोलने वाले प्रवासी लोग जो कलकत्ते रहते हैं बाहर से आए हुए, यूपी बिहार वगैरह से, वो हिंदी पढ़ते हैं। और वो गर्ल्स स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था। वहाँ पे मन्नू जी ने इस लगन से पढ़ाया कि उनकी कुछ शिष्याएं उनको 20 साल 30 साल बाद तक याद करती रही। जब मैं भारत सरकार में मैंने जो सेवा ज्वाइन की, तो पहले मैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम कलकत्ता लगा था। तो वो बात है 71 की। तब भी कई महिलाओं से मेरा मिलना हुआ जिन्होंने मन्नू भाई जी के पढ़ाने का उल्लेख किया। और विशेष उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा प्रभा खेतान का। प्रभा खेतान के मैं समझ सकता हूँ यहाँ बड़ा सुधी श्रोता हैं, सबने प्रभा खेतान का नाम सुना होगा और उसकी रचनाओं को भी सराहा होगा। वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लिखती थी। जल्दी आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वो बड़ा अफसोस रहा, पर उनका आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता और पीली आंधी, ऐसी पुस्तकें प्रभा खेतान ने कहा। प्रभा खेतान ने मुझे कई बार ये कहा कि उन्हें हिंदी साहित्य से लगाव, हिंदी साहित्य की प्रेरणा मिली है तो श्रीमती मन्नू भंडारी से मिली है। वो बड़ा ओपनली कहती थी, शुरू में बड़ा ओपनली कहती थी कि मैं मन्नू जी से बहुत प्रभावित हुई। मैं सोचता हूं कि अगर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक साहित्यकार को परिष्कृत करने में, बनाने में योगदान करता है, तो वो उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं मन्नू जी के लिए। वो इसलिए कि प्रभा खेतान के प्रारंभिक रचना काल के समय मैं और मेरा परिवार, उससे मेरी पत्नी बराबर मिलते थे। हम अच्छे मित्र थे। एक 4-5 लोगों का अच्छा ग्रुप था, उसमें प्रभा थी, प्रभा खेतान। और वो ठेठ जिसे कहें खांटी, एक बंगाली, एक कलकत्ते में वर्ड यूज़ किया जाता है, शब्द यूज़ किया जाता है, प्रयोग में आता है। खांटी मारवाड़ी बैकग्राउंड की थी, पर वो अच्छी लेखिका बनी और उन्होंने कई अच्छी किताबें और वो लिखे। मैं लंबी दास्तां इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसे परिवार से आए जहां व्यवसाय, बीए कर लो फिर शादी हो जाए, फिर यही सब रहे। वहां ऐसी प्रेरणा देना, जो हो सकता है वो लेखिका हो जाती, बाद में भी हो सकता है कि वो इतना इच्छा लगती, पर वो बार बार मुझे हमें कहती थी कि ये प्रेरणा मुझे मन्नू जी ने दी। वो भी भाई साहब कहती थी भाई। तो ये मैं सोचता हूँ एक मन्नू जी का व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बाद में उन्होंने रानी बिरला कॉलेज में भी पढ़ाया और फिर जब दिल्ली आए तो इन्होंने मिरांडा कॉलेज में पढ़ाया, मिरांडा हाउस में। अच्छा, मिरांडा हाउस में बड़ा अंग्रेजीदा वातावरण है। अच्छा, ओके, धन्यवाद रेणु जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। रेणु जी लिखती हैं, मैं उनकी वैसी ही एक छात्रा हूँ। मन्नू बहन जी मेरी पूज्य हैं, उनका घर मेरे लिए तीर्थ है। देखिए, तो ये एक शिक्षक कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, इसका अंदाजा मन्नू जी के पढ़ाने से है। और होता क्या, यहाँ मिरांडा हाउस में पढ़ाती थी, हुआ क्या कि आप देखेंगे कि कई शिक्षक जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं, अपने विषय में बड़ा दखल रखते हैं, आधे समय तो वो ये सेमिनार, ये वर्कशॉप, ये गोष्ठियां इसी में कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स को साथ कह रहे हैं, वो उनका दिमाग का चलता नहीं है, इतना हमारे लेवल का नहीं है, मैं क्या पढ़ाने में उनको टाइम वेस्ट करूँ। ये मन्नू जी इसके विपरीत बहुत सुंदर उदाहरण है। यहाँ मिरांडा हाउस में भी
उन्होंने पूरी निष्ठा से पढ़ाया, कभी क्लास नहीं मिस करना। और वो कभी कभी यहाँ थोड़ी इतनी प्रसन्न नहीं रहती थी क्योंकि उनकी छात्राएं ज़्यादा इसमें बहुत रुचि नहीं लेती थी पढ़ाई लिखाई में। ये बड़ा अफसोस का विषय है। मैं अपने परिवार से बात कर रहा था आज, तो वो कह रहे थे कि थैंक यू सुधा। ओ सुधा जी, क्या हाल है आपके? सुधा जी ठीक हैं? तो खैर, तो ये एक पहलू में एक शिक्षक, एक अच्छी शिक्षक होने का उनका जो व्यक्तित्व का एक स्वरूप है, एक 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 एस्पेक्ट है, उसको मैं बहुत उजागर करना चाहता था। अब चले उनके रचना पे। उनका रचना, मैंने परिवार के बारे में कुछ बताया। मन्नू जी को परिवार से, जब वो कलकत्ते पहले पढ़ रही थी और फिर वहाँ जब पढ़ाने लगी, तो उनकी बड़ी बहन जो मेरी सास हैं थी, अब तो नहीं रही, मन्नू जी की बड़ी बहन सुशीला जी, सुशीला भंडारी, और सुशीला भंडारी के पति श्री पराक्रम सिंह जी भंडारी उनके साथ रहती थी। तो उन दोनों ने मन्नू जी को उनके जीवन में पूरा सहयोग किया, जब तक वहाँ थी पूरा सहयोग किया। और फिर उनका मिलना यादव जी से हुआ कलकत्ते में, और फिर वो यादव जी के स्नेह पाश में आ गई। और फिर अब अजमेर में मन्नू जी के पिताजी इसके विरोध में थे। कलकत्ते में उनका जो मित्रों का दायरा था वो बहुत प्रगतिवादी थे। प्रगतिवादी नॉट इन मतलब ये कि एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को घर जमाने में मदद कर रहे हैं। सब तरह से बड़ा खुला और बड़ा अच्छा व्यवहार था। इस पहलू का एक जिक्र उन्होंने अपनी कहानी एक खाने आकाश नाही में की है कि किस तरह इन सब लोगों ने मिल के और शादी कर दी, और उनके पिताजी अजमेर में दुखी होते रहे, न तो वो आए और बहुत भयंकर वेदना से गुजर रहे थे, पर यहाँ इन सब लोगों ने मिल के कर दी। ये इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका बहुत सुंदर वर्णन मन्नू जी की कहानी एक खाने आकाश नाही है, पर वहाँ वो फिर बाद में दूसरा मोड़ ले लेता है, क्योंकि वो जो दंपति है वो शादी तो कर लेती है, पर उनको कलकत्ते में छोटा सा मकान है, वो बहुत मुश्किल हो रही है, और वहाँ आकाश ही नहीं दिखता है। और ये गांव से आए हुए थे ये दंपति इस कहानी में, तो वो सोचते हैं हम गांव चले जाते हैं, वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं। फिर वो गांव में जाते हैं, और गांव में किस तरह उनके बड़े भाई भाभी देखते हैं कि ये मकान हमारा था, अब ये कहाँ आ गई, सब मेरा भाई आ गया, अब ये डिमांड करेगा, ये करेगा। तो वहाँ के एक जो घुटन है वो उजागर करती है। तो हम जब कई बार कहते हैं ना कि आहा ग्राम्य जीवन भी क्या जीवन है, और वो उसका जो हम एक रोमांटिसाइज करते हैं, उसके विपरीत इस कहानी में मोड़ आता है, और फिर वो सोचते हैं कि नहीं हम दिल्ली चले जाते हैं। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि जो पारिवारिक संबंध उनके रहे, और जिस तरह वो खुलेपन से, और वहाँ उन्हीं के एक बहुत रिश्तेदार ने कहा था कि ये आपने क्या लिख के फेंकते रहते हो, आप इसको छपने तो दो। तो वो मेरी शायद पत्नी ने भी कहा था उनको कि, या पत्नी के कज़न ने कहा था कि आप ये लिख के आप एक बार छपाइए। तो वो छपी, और वो या तो एक कमजोर लड़की की कहानी थी, या मैं हार गई कहानी थी। हाँ, पहली कहानी उनकी मैं हार गई थी। तो वो छपने दे दी, और वो सबको बड़ी पसंद आई, और उसका बड़ा नाम हुआ। तो ये एक कलकत्ता चैप्टर, जिसका खुलासा मुझे करीब लगभग 10 साल बाद, जब मैं कलकत्ते पोस्टेड था, तब मुझे हुआ। तो मुझे ये एक सुखद अनुभव था। खैर, फिर दिल्ली पे आ जाएं, तो दिल्ली में जैसे मैंने कहा मिरांडा हाउस में पढ़ाती थी।
और दिल्ली में उस समय वो यही समय था 55 के बाद का, 55-56 के बाद, ये 61-62 की कह रहा हूँ, जब ये नई कहानी आंदोलन पूरे उफान पे था। और मोहन राकेश, कमलेश्वर जी, मोहन राकेश जी और यादव जी, ये इसके अगुआ थे। इस आंदोलन का, इस नए हिंदी साहित्य के चैप्टर का और मन्नू जी का, ये एक ऐसा था कि अचानक शहरी विकास हो रहा था, थोड़ा औद्योगिकरण आ रहा था, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, और पुराने संबंधों की और पत्नी की और महिलाओं की स्थिति, शहरों का बढ़ना, शहरों का एकाकीपन, ये सब थोड़ा घुटन, थोड़ा एक्साइटमेंट, ये सब मिला जुला एक, मैं विस्तार से नहीं कह पाऊंगा नई कहानियों के मेन कंटेंट को। तो वो था। अच्छा, रचना कह रही है कि वो दिल्ली 64 में आई थी, तो हो सकता है, मैं 61 कह रहा था, वो 64 में आई थी। मैं थोड़ा सा गलती कर गया यहाँ, पर फिर भी मेरा आना जाना वो 64, 65, 66 तक चलता रहा, उतना ही रहा, 61 से नहीं, तो मैंने गलत हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। बहरकैफ, तो उस समय पर ये 3-4 साल मेरे बराबर उनके यहाँ जाना रहना था, हर साल जाता था, हर सप्ताह जाता था, और नई कहानियों की बातें आ रही थी। अब यादव जी भीषण पढ़ाकू थे, उन्होंने उनका साहित्य का बड़ा अच्छा ज्ञान था, और एक लंबी दास्तान है, पर ये नई कहानी के कुछ साहित्यकार, स्पेशली राजेंद्र यादव, एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद से बहुत प्रभावित थे। इसका एक विशेष कारण है, मैं कहना चाहूंगा, मैं इस बात को क्यों थोड़ी लंबी कर रहा हूं, वो ये है कि अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशलिज्म, कामू, सात्र, कुछ हद तक दोस्तोयेव्स्की, ये यादव जी के और कुछ हिंदी साहित्यकारों के लिए एक आदर्श से बन गए। मेरे ख्याल से मन्नू जी इतना शायद विश्व साहित्य और इतना अंग्रेजी साहित्य और इतने में इतना पढ़ने का शौक, तो समय भी नहीं मिलता होगा, और मुझे लगता है कि ये जो लेखक थे वो बौद्धिकवादिता से इस तरह ग्रसित हुए कि कहीं उनके लेखन में कहीं कहीं कृत्रिमता आने लगी, क्योंकि वो बड़ा चाहते थे कि विश्व साहित्य के दर्जे का लिखा जाए। मुझे इसमें एक पहलू ये मुझे बहुत मैं बताना चाहूंगा। एग्जिस्टेंशलिज्म में, अस्तित्ववाद में, ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट इशू। ईमानदारी मतलब ये नहीं है कि करप्शन और ये भ्रष्टाचार, ये नहीं है। जिंदगी को ईमानदारी से देखना और जीना, और जो आप अंदर हैं वो ही बाहर हैं, और किसी भी तरह आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जिंदगी से, और जो भी करेंगे वो पूरा खुल के करेंगे, क्योंकि जिंदगी के मायने कुछ नहीं है, क्योंकि जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। ये सब अस्तित्ववाद में, एग्जिस्टेंशलिज्म में मूल सिद्धांत थे। अब इसमें मुझे
कथनी और करनी में इन रचनाकारों के अंदर बड़ी विडंबना लगी। देखिए, इन्होंने साहित्य जैसा लिखा, उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। कभी कभी साहित्यकारों के जीवन का भी विवेचन करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि भाई जो वो कहे हों, वो कैसे भी रहे हों, हम तो देखेंगे कि उन्होंने साहित्य कैसा लिखा, और अगर साहित्य अच्छा लिखा है तो वो महान साहित्यकार हैं। उनके व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनालिटी से हमें सरोकार तो है, पर एक 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 लेवल तक है। बियॉन्ड दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्ति जो सोच में, विचार में और कर्म में इतना अंतर रखे, वो शायद है साहित्य के प्रति भी पूरी वो नहीं कर पाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मुझे कहीं लगता है कि जब राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, कुछ हद तक निर्मल वर्मा, जब तक ये इतने बड़े पढ़ाकू होने का एक चोगा नहीं ओढ़ा था, उन्होंने अच्छा साहित्य लिखा था। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश लिख चुके थे। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये एक जो इम्पोज्ड इंटेलेक्चुअलिज्म रहा इनका, उसने कहीं इनके साहित्य को और यादव जी तो उसके बाद कोई बहुत बड़ा लिख ही नहीं पाए। ये मेरे ख्याल से दिस वाज ए बौद्धिक, या क्या कहें उसका, इंटेलेक्चुअलिज्म कैन डिटर अ फाइन राइटिंग। दैट इज व्हाट आई फील। मन्नू जी इससे अलग रही। मन्नू जी का सबसे बड़ा उपन्यास इस युग के इस समय के बाद का है, 65 के बाद का। उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा अभी थोड़ी देर रुक के। तो मैं कह रहा था कि मैं पर्सनली जानता हूं कि यादव जी को एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद से इतना प्रभाव किया। उनके प्रभाव में मैं क्यों बार बार यादव जी का कह रहा हूं, क्योंकि मन्नू जी के साहित्य को, उनको समझने के लिए यादव जी का कुछ ज्ञान होना पड़ेगा। यादव जी बहुत, उन सारा काश बहुत अप्रतिम रचना है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कई कहानियां टूट ना हुई, कई कहानियां हैं, बहुत बहुत पावरफुल वर्क हैं। पर जो जब से ये एक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल होने का जो एक वो हुआ, मेरे ख्याल से इससे उनके रचना क्रम को एडवर्सली इम्पैक्ट किया। मन्नू जी को ये नहीं था। और दूसरा पहलू ये है कि वो अगर एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह अस्तित्ववादी होनी चाहिए थी, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी, उनमें खुलापन होना चाहिए था, उसमें इफ आई मे यूज द टर्म, मैं कुछ ज्यादा प्रभावित हूं शायद यादव जी और मन्नू जी के संबंधों से, जिससे मेरे विचार कुछ प्रभावित हो जाते हैं। पर थोड़ा बहुत मैंने मोहन राकेश को भी देखा, थोड़ा बहुत कमलेश्वर जी को भी देखा, निर्मल वर्मा जी का तो साहित्य पढ़ा लिखा देखा नहीं। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल है, पारदर्शिता जिंदगी में, वो इनमें नहीं थी। और अब किस रूप में नहीं थी, कैसे नहीं थी, इसकी विवेचना मैंने शायद नहीं कर पाऊं, क्योंकि अब वो तीनों नहीं रहे हैं और अब उसकी क्या विवेचना करना। वो शायद कोई शोध कार्य करने वाले देखें और उस पे लिखें। पर मन्नू भाई साहब में जो एक ईमानदारी थी और जो एक सिद्धांत को मानने की, सिद्धांत पे चलने की प्रक्रिया थी, वो इतनी तीव्र थी कि उनकी रचनाएं और उनका व्यक्तित्व घुल मिल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक मैं और जिक्र करूं इस बात का। जस्ट आफ्टर द इमरजेंसी, आपातकालीन समय, आपातकाल जब
हुआ इंदिरा गांधी के उसी समय या उसी के एकदम बाद मन्नू जी को ये समाचार आया कि उनको पद्मश्री दिया जाएगा। मन्नू जी ने मना कर दिया कि भाई जिस सरकार ने आपातकाल लगाया और प्रजातंत्र का घड़ा घोंटा, उस सरकार से मैं पद्मश्री नहीं लूंगी। ठीक है, मतलब ये। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसका जिक्र किसी को नहीं किया। मैं मन्नू जी की ईमानदारी का इसलिए बहुत आदर करता हूं कि उन्होंने किसी को नहीं इसका जिक्र किया। और ये मैं बता दूं आपको, कई लेखक, कोई महान लेखक हैं जिन्होंने पुरस्कार मिला, उसको ना लेने से ज्यादा यश कमाया जबकि पुरस्कार मिलने से। और इस मामले में मेरे ख्याल से सिर्फ एक मामले में जॉन पॉल सार्त्र भी वो कर गए, जब उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल प्राइज मिला है पर मैं नोबेल प्राइज नहीं लूंगा। अब और उसके लिए उन्होंने बहुत जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया। मुझे ये लगता है कि नोबेल प्राइज जब दिया जाता है उसके पहले पूछ लिया, सहमति ले ली जाती है। सार्त्र ने कहा कि मुझे वो सहमति का पत्र ही नहीं मिला। अगर उसका जवाब नहीं जाता है तो नोबेल कमेटी नोबेल प्राइज नहीं देती है। तो अब इसमें कहीं एक महान एग्जिस्टेंशलिस्ट जॉन पॉल सार्त्र भी, और वो उनके नोबेल पुरस्कार को ठुकराने का बड़ा विश्व में चर्चा रहा। और ईमानदारी देखिए मन्नू भाई साहब की, ठीक है नोबेल प्राइज अपनी जगह है, वो बहुत ऊंचा है, पर मुद्दा वही है कि मन्नू जी को नोबेल पर पद्मश्री मिला, देने के लिए बुलावा हुआ है और उन्होंने मना कर दिया और इसका जिक्र कहीं नहीं किया। ये बहुत ही कुछ अंतरंग व्यक्ति हैं जिसको कि इसका भान है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ से तमाम करूं, तो ये पहलू ऐसे हैं मन्नू भाई साहब, मन्नू जी के, जिसको कह के मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं ऐसी शख्सियत से मेरा रिश्ता रहा है। अब आए और उनकी जिंदगी, अच्छा मैं ये मानता हूं कि महाभोज, उनकी रचना में विस्तार से नहीं जा रहा हूं, अब बहुत पहले पढ़ी, सब पढ़ी, अब कुछ एक याद भी नहीं है और उम्र में है। तो पर एक बात बता दूं, मैं एक बात आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा, वो ये कि महाभोज मेरे ख्याल से प्रेमचंद युग के बाद के साहित्य में यदि 5 या 8 उपन्यास लिए जाएं तो महाभोज उसमें आना चाहिए, होना चाहिए। 10 उपन्यास लिए जाएं या 8 उपन्यास या 5 उपन्यास लिए जाएं, महाभोज की गिनती उन उपन्यासों में होनी चाहिए। महाभोज भारतीय सभ्यता, भारतीय राजनीति और भारतीय समाज को ऐसे पक्ष को उजागर करता है जो मैं सोचता हूं कि भारतीय सभ्यता का वन ऑफ द मोस्ट वीक पॉइंट। अगर हमारी सभ्यता में वर्ण सिस्टम, दलितों के प्रति जो भाव है, वो इट्स अ मेजर फॉल्ट लाइन इन आवर सिविलाइजेशन, मेजर फॉल्ट लाइन। और उस इशू को हमने किस तरह किस रूप में लिया, कितने घिनौने तरीके से लिया, इसका एक बहुत बड़ा दस्तावेज महाभोज है। और हो सकता है कि प्योर क्रिएटिव लिटरेचर में उसकी गिनती शायद इतनी बड़ी नहीं हो जितनी मैं भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और जिस तरह राजनीति, समाज
देश जिस तरह जा रहा है, ऐसे समय में महाभोज एक शाश्वत प्रामाणिक उपन्यास माना जाना चाहिए। और मैं इसका इसीलिए, देखिए बात यह है कि साहित्यकार, शेक्सपियर तो ठीक है, 6 बड़े ग्रंथों को महान माना जाता है या किसी के, पर अमूमन 1, 2, 3 जो परमानेंट वैल्यू का लिटरेचर में योगदान होता है वो 1, 2, 3 से होता है, कोई 20 से नहीं होता। आपने अगर 25 के दिए तो सब कोई। और इस दृष्टि से महाभोज को मैं एक बहुत बड़ा उपन्यास, बहुत प्रमुख उपन्यास मानता हूँ। और फिर जाहिर है कि इसको सराहा गया, इसका नाट्य रूपांतर हुआ, और नाट्य रूपांतर भी हुआ तो क्या हुआ, गजब हो गया। हर जगह इसके 20 परफॉर्मेंस रहे, ये रहा। तो अर्पण कुमार जी, बेसिकली मतलब मेरी बात, मैं जो कहना चाहता था मन्नू जी के लिए, वो लगभग इतनी ही है। थोड़ा और उनको बढ़ा सकता हूँ कि उनके कहानियों में किस किस तरह परिवार कहाँ कहाँ आ गया, जैसे इनकम टैक्स और नींद जैसे, या वो मैं हार गई कहानी है, उसका क्या बैकग्राउंड था, ये सब। पर उसको मैं इतनी महत्ता नहीं देता हूँ जितना कि जो अब तक मैंने थोड़ी सी चर्चा की। अब मतलब ये थोड़ा दुखद विषय है कि वो जब एक अच्छे बड़े ग्रंथ के लिए काम कर रही थी और एक कुछ अपनी जीवनी के कुछ अंशों को, कुछ प्रसंगों को लेखन का काम कर रही थी, तब उनसे रचनात्मक प्रक्रिया में बाधा शुरू हो गई स्वास्थ्य की वजह से, और वो नहीं हो पाया। तो अर्पण कुमार जी, यही मैं आप हेलो मित्रों, आनंद बोडिया जी का कनेक्शन शायद चला गया है। आनंद जी, तो आपने देखा मित्रों कि किस तरह पारिवारिक रिश्ते से लेकर साहित्यिक आयाम तक आनंद बोडिया ने अपनी बात रखी, और मनु जी के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकी, और उनके बहाने कुछ इस तरह की बातें भी हुई कि हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य की भी कई प्रवृत्तियों की ओर हम देख सके, उन्हें समझ सके। एक बड़े वक्ता और एक जरूरी विवेचक का यह दायित्व होता है कि वह किसी एक लेखक के बहाने उसके समय की प्रवृत्तियों पर चर्चा कर सके। आनंद जी ने यही किया। मन्नू जी के साथ पारिवारिक स्तर पर जैसे उनके संबंध रहे, उससे अपनी बात की शुरुआत करते हुए वे क्रमशः मन्नू जी के लेखन तक आए। मित्रों, आज जब हम देखते हैं कि हमारे अपने परिवार में, लेखकों के परिवार में, उनके बच्चे या उनके दूसरे संबंधी
भाई बहन और दूसरे लोग भी उस तरह से रुचि नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं पुस्तक संस्कृति भी ह्रास पे है और मनोरंजन के, समय गुजारने के कई दूसरे माध्यम भी आ गए हैं। फिर भी हम लेखकों की जो अपेक्षा होती है, जो उम्मीद होती है कि हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी और देश विदेश के अलग अलग जगहों पर बैठे पाठकगण अधिक से अधिक पढ़ें। कई बार हमें यह देखकर निराशा होती है कि हमारी समकालीन पीढ़ी या कहें उत्तरवर्ती पीढ़ी भी साहित्य से उस तरह वाबस्ता नहीं है। मगर आज आनंद बोडिया जी ने मन्नू जी को जिस तरह से याद किया और जिस विस्तार में जाकर अपनी बात रखी, उससे हम समझ सकते हैं कि उनका लेखकीय प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। वे अपनी बाद की पीढ़ियों में भी किस तरह से लोकप्रिय हैं। आनंद जी ने इसके साथ अध्यापन के प्रति उनके समर्पण की भी बात की। मन्नू जी के जीवन में और लेखन में फांक नहीं है, इस पर चर्चा की। जो ईमानदारी, जो शिद्दत, जो संवेदना उनके प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में है, वही शिद्दत, वही संवेदना, वही जवाबदेही उनके अपने साहित्य में भी है। आनंद जी हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल सके, हम उनके आभारी हैं। और मित्रों, आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे, आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद। कल मनु भंडारी एकाग्र में हमारे साथ सूर्यबाला जी आएंगी। वे मन्नू जी के साथ जुड़ी अपनी स्मृतियों को हमसे साझा करेंगी और उनकी रचनाओं पर बात करेंगी। उनके बाद हमारे साथ बलवंत कौर होंगी। वे भी मन्नू जी से जुड़े अपने संस्मरण और उनकी कृतियों पर अपनी बात रखेंगी। तो मित्रों, कल पुनः मिलते हैं और आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। आनंद बोडिया जी का हार्दिक धन्यवाद। कल मिलते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।